नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो घटना बड़ी ही अजीब व गरीब तरीके से अशोक नाम के व्यक्ति के साथ घटी थी। इस घटना में स्वयं बजरंग बली अशोक जी को बचाने के लिए आए थे, एक ऐसी खतरनाक शैतानी शक्ति से जिसके बारे में कभी आप इमेजिन कर भी नहीं सकते। इसलिए बिना देरी किए सन 1980 के टाइम पे चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी की। 1980 के टाइम पे कटक में, जैसा मैंने आपको बताया, उड़ीसा के कटक में एक बड़ा खुशहाल परिवार रहता था। इसी परिवार में थे अशोक जी। हाल फिलहाल में इनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी और नौकरी ढूंढ रहे थे। उस जमाने में आज के जमाने जैसा सिस्टम नहीं था कि कहीं पे भी ऑनलाइन अपने रिज्यूमे वगैरह डालो। वेबसाइट्स होती थी दुनिया भर की, हाँ, उसमें आपको जो चूज करने वाले लोग हैं वो आपको पसंद कर लेंगे, अपनी कंपनी बुला लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में तो जगह जगह जाकर आपको अपनी प्रोफाइल देनी पड़ती थी। अगर उनको आपका बायोडाटा, सीवी, रिज्यूमे अच्छा लगेगा तब वो आपको अपने पास बुलाएंगे, इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपकी नौकरी लगेगी। तो ये कुछ समय तक मेहनत किए और लकीली इनको एक बढ़िया सी कंपनी में कटक में ही जॉब मिल गई। ये बहुत खुश थे। ज्वाइन किए हुए 7-8 दिन हुआ होगा। अच्छी पोस्ट में भी थे कि इनका जो मैनेजर था, इनसे जो बड़े लेवल का व्यक्ति था, वो इनसे क्या कहता है कि भाई अशोक, अपना जो दूसरी वाली ब्रांच है ना, इस गांव में है, उस गांव में जाके तुमको ये डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। किसी भी हालत में तुम उस गांव 1 या 2 दिन के अंदर पहुंच जाओ। भाई वहां पर पहुंच के भले तुम्हें 1-2 दिन रुकना पड़े, रुक जाना, लेकिन क्या है कि अपने को रिपोर्टिंग देनी पड़ती है और रिपोर्टिंग के हिसाब से तुमको वहां पर कल या परसों के टाइम में पहुंचना है। अशोक जी थोड़े चिंता में आ जाते हैं कि जिस गांव का नाम तो हमारे मैनेजर साहब ले रहे हैं, वो गांव कटक से लगभग 350-400 किलोमीटर की दूरी पर है। टाइम लगता है। और देखो, आज के जमाने जैसे उस जमाने में टैक्सीज, कैब्स ये सब नहीं थी। आपको पता होना चाहिए सब। उस जमाने में जो ट्रैवलिंग होती थी लोगों की बसों के सहारे ही होती थी और ट्रेन भी काफी कम थी, बस भी काफी कम थी। तो अशोक जी अपने मैनेजर से मन उतार के हाँ तो कह देते हैं, लेकिन उनकी अगली टेंशन जागती है कि वो वहां तक पहुंचे कैसे। क्योंकि ये मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है कि कैसे पहुंच रहे हो, कब पहुंच रहे हो। उनका ये है, क्योंकि ये मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है कि आप वहां पे कैसे पहुंच रहे हो, किन हालात में पहुंच रहे हो। उनको बस किसी भी कंडीशन में वो कल रात को या परसों रात को उस गांव में चाहिए थे। तो भैया जाते हैं बस स्टैंड, पता करते हैं कटक के बस स्टैंड में कि इस गांव में जाने वाली बस कब कब निकलती है। तो पता चलता है कि परसों तो बसों की हड़ताल है, कल तक ही बस चल रही है। एक बार हड़ताल शुरू हो जाएगी तो पता नहीं वो हड़ताल कितने दिन की कंटिन्यू रहेगी। इनको हो जाती है टेंशन कि पर्सनल गाड़ी वाड़ी करके जाने पड़ेगी, अलग झंझट उठाना पड़ेगा। हाल फिलहाल में नौकरी लगी है, ज्यादा बहस भी नहीं कर सकते और ज्यादा खर्चा भी नहीं। तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो कल ही निकलेंगे। अपने ऑफिस जाते हैं और मैनेजर साहब से कहते हैं कि साहब देखो, बस कल के लिए ही मिल रही है, उसके बाद हड़ताल लगने वाली है, तो कल आप मुझे हाफ टाइम में छुट्टी दे दो। मैनेजर साहब बोलते कि ठीक है, आज आप डॉक्यूमेंट ले लो, कल मैं आया नहीं आया, आप कल 2 बजे निकल जाना। और बस भी 2:30 बजे से थी कटक से। 2:30 बजे से वो 7:30 या 8 बजे तक उस गांव में पहुंचा देती। उड़ीसा का ही एक बहुत छोटा गांव था। खैर, ये अपने घर जाते हैं, अपनी माँ जी को बताते हैं ऐसी ऐसी बात है, मुझे जाना ही पड़ेगा। माँ जी बोलती कि ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम तेरा खाना वाना तैयार करके दे देंगे। अगला दिन निकलता है और ये अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ खाना वाना लेकर बस पकड़ के निकल चलते हैं। 2:30 बजे के आसपास बढ़िया बस मिली थी। दिसंबर का महीना था, ठंडी ठंडी हवा के झरोके आ रहे थे। ये सफर मस्ती में कट रहा था। मस्ती मतलब कोई ऐसी मस्ती नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ, अकेले थे तो ऐसा आनंद उठा रहे थे इस ट्रैवल का। सारी टेंशन, हड़बड़ाहट खत्म हो गई थी दिमाग से, क्योंकि इनको मालूम था आज रात तक तो मैं उस गांव में पहुंच ही जाऊंगा। बढ़िया बैठे हैं बस की सीट के किनारे, बैठे बैठे सो गए हैं। थोड़ी ठंडी भी थी तो स्वेटर के ऊपर शॉल भी ओढ़ लिए हैं। पता नहीं चला कब बस रुकी और कंडक्टर उस गांव का नाम चिल्लाने लगा कि उतरो उतरो, फलाने फलाने गांव वाले, उतरो उतरो उतरो। अब देखो, मैं गांव का नाम तो ले नहीं सकता, लेना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं ऐसे फलाना फलाना बोल दिया हूं। ठीक है, यह गांव आ गया। अंधेरा हो चुका था। इनकी आंखें खुली तो भले ही 8-8:15 बज रहे थे, लेकिन बाहर घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। जहां पर बस रुकी थी वहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी, वो भी बंद बुझ हो रही थी। ये अपनी बस से उतरे, 100 लोड़े हुए थे,
ठिठुरा देने वाली ठंडी थी यहाँ पर। थोड़ी आगे जाने के बाद इनको दिखाई दी एक छोटी सी चाय की टपरी। उस टपरी में चाय वाले के अलावा कोई भी नहीं था। ये उस टपरी की तरफ बढ़ चले क्योंकि इस स्टॉप में इनके अलावा कोई और नहीं उतरा था। टपरी वाला बढ़िया से चाय बना रहा था, वो भी टोपा लगाया हुआ है, शॉल ओढ़ा हुआ है। अशोक जी जाके बोलते हैं कि भाई साहब मैं कटक से आया हुआ हूं और यहाँ पर मेरी ही कंपनी की एक ब्रांच है, वहां पर मुझे रिपोर्ट करना है। क्या आपने इस ऑफिस का नाम सुने हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक छोटे से गांव में कौन सा ऑफिस आ जाएगा। हो सकता है भाई किसी बैंक की शाखा भी हो सकती है, किसी पोस्ट ऑफिस का भी कुछ हो सकता है, इसलिए आप वो फिक्र मत कीजिए कि कौन सा ऑफिस आ जाएगा एक छोटे गांव में। होते हैं, था वहां पे भी। चाय वाला सुनता है, अच्छा आपको इस ऑफिस में जाना है, लेकिन भाई साहब ये ऑफिस तो नॉर्मली बंद हो जाता है शाम के मुश्किल से 6 बजे तक। अभी 8 सवा 8 बज रहे हैं, आप क्या करेंगे अभी वहां पर जाकर? एक काम कीजिए, हमारे गांव में कोई ठहरने की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन हाँ कोई लॉज वॉज थोड़ा मैं दिमाग लगाता हूं, जब तक आप एक चाय पीजिए। चाय वाले ने चाय बना कर दिया। ये चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या करूं। उस जमाने में मोबाइल फोन्स भी नहीं होते थे, मैं इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाऊं अपने ऑफिस तक या फिर अपने ऑफिस की इस ब्रांच तक जो इस गांव में है कि मैं भाई डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गया हूं। कितने में ही वो चाय की टपरी वाला कहता है कि भाई साहब देखिए लॉज वगैरह तो समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारे गांव में तो थे नहीं, आजू बाजू का भी कुछ आइडिया मिल नहीं रहा है। आप एक काम कीजिए, हमारे ही गांव के थोड़े ही मतलब आधा 1 किलोमीटर बाहर निकल के एक पुराना सा डाक बंगला है, वहां पर आप आज रात का स्टे कर सकते हैं। अपने ऑफिस का नाम बताएंगे तो वहां पर जो रहने वाले कर्मचारी हैं वो आपको पूरी बराबर की इज्जत भी देंगे क्योंकि आप एक बहुत बड़ी कंपनी से बिलोंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके खाने पीने का इंतजाम भी करा देंगे और साथ ही साथ आपके खाने पीने का इंतजाम भी करा देंगे। सुबह जैसे ही होगी आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर देना। अशोक जी भी कहते हैं कि बढ़िया आइडिया है, तो यहाँ पर कोई रिक्शा मिलेगा क्या? इतने में चाय वाला, अरे भाई रिक्शा इधर आना, इधर सवारी है। चाय वाले को एक रिक्शा वाला दिख गया, उसने आवाज लगा के एक रिक्शा वाले को बुला भी दिया। अशोक जी ने चाय वाले को पैसे दिए, रिक्शा में सवार हो गए और एड्रेस बताए और डाक बंगला में पहुंच गए। डाक बंगला में जैसे ये रिक्शा रुका है, जो कर्मचारी अंदर थे उनकी नजर पड़ी बाहर की तरफ, अशोक जी की तरफ, तो वो आ गए बाहर कि भाई साहब आप कौन, किस काम से आए हुए हैं, डायरेक्टली डाक बंगला में कैसे आ रहे हैं? तो अशोक जी अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं तो कर्मचारी देख के थोड़ा सकपका जाते हैं कि बड़े आदमी आए हैं भाई। कर्मचारी बोलते कि ठीक है, आज रात में आप डाक बंगले में रुक सकते हैं, हम आपके खाने का भी इंतजाम करवा देंगे, जस्ट अब भी खाना चढ़ा ही है, थोड़ा सा रोटियां और बढ़वा देंगे। ऐसे बोल के इनका बैग पकड़े और एक कमरे तक ले गए, बढ़िया से वहां की साफ सफाई किए हैं और इनको बोल दिया आप यहाँ पर आराम कीजिए, खाना जैसे ही लगेगा हम आपको बाहर कैंटीन की तरफ बुला लेंगे। अशोक जी जैसे इस कमरे की तरफ ढंग से नजर डालते हैं कर्मचारियों के जाने के बाद, तो ये पाते हैं कि अरे यार डाक बंगला का कमरा है। देखो यहां पर ऐसा था कि रेगुलरली इतने लोग आते नहीं है ठहरने के लिए, तो ये कमरा इतना सिस्टमैटिक कैसे दिख रहा है? इनके दिमाग में ये चीज आई ऐसे कैजुअली, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डाक बंगला था और एक छोटे गांव के डाक बंगले में ऐसे अधिकारी लोग कम आते हैं। जैसे आज अशोक जी आए, एक आध 2 महीने बाद कोई आ गया तो आ गया, तो फिर ये कमरा इतना साफ सुथरा कैसा है? हल्की फुल्की चादर बिस्तर में ही धूल थी वो हटा दी इन लोगों ने। इस कमरे में जरूरत से ज्यादा ठंड लग रही थी और कमरे में आने के बाद ना जाने क्यों इन्हें शरीर में थोड़ा भारीपन सा लग रहा था। फिर भी ये उन सारी चीजों को दिमाग से निकालते हैं, थकान थी और अपना थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटते ही हैं कि इन्हें ऐसा सुनाई देता है कि मेरे कमरे में कोई दौड़ रहा है बिस्तर के चारों तरफ। ये तुरंत आंख खोल के देखे, एक हल्की झपकी सी आई थी, लेकिन आंख खोलते सही इन्हें कोई भी नहीं दिखाई दिया। ये कैसे संभव हो सकता था कि इनकी आंख बंद थी और जैसे ही आंख खोले इन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। इनफैक्ट अभी फील हुआ था, अब गायब हो गया। ये शॉक्ड थे, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि लंबे बस की सफर से आया हूं, लगभग 5 घंटे लग गए, 5-5.5 घंटे लग गए। हो सकता है बस के कारण वो मोशन सिकनेस हुई होगी तो ऐसा फील हो रहा होगा। इतने में दरवाजा नॉक होता है, सर जी खाना तैयार है, खाना खाने आ जाइए। ये खाना खाने के लिए जैसे ही बाहर निकलते हैं तो क्या पाते हैं कि बाहर जिसने भी दरवाजा खटखटाया था वो बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। ये शॉक्ड, यार अब भी तो दरवाजा खटखटाया था, देख रहा हूं तो बाहर कोई नहीं है दूर दूर तक, और मेरे रूम में भी मुझे ऐसा फील हुआ। कितने में इनकी नजर पड़ गई थोड़े आगे की तरफ, लोग थे और किसी चीज का इंतजाम करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये कमरे को बंद करते हैं, ताला मारते हैं और निकल पड़ते हैं आगे की तरफ।
बोलते खाना लग गया। कर्मचारी बोलते अरे हाँ साहब, आपको बुलाने आने ही वाले थे, अच्छा हुआ आप आ गए। साहब जी बोलते हैं कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप, अभी तो मेरे दरवाजे को किसी ने खटखटाया और बोला कि खाना लग गया है, आ जाइए। कर्मचारी बोलते हैं नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता, हम तो यहीं पे हैं। देखिए इतने ही लोग डाक बंगले में हैं आज, आपको बुलाने के लिए तो हम में से कोई नहीं हिला ना, नहीं है ना कोई। सब लोग बोलते हैं नहीं हम तो नहीं आए। ये शॉक्ड हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब इनकी बात को काटते हुए जो इस डाक बंगले का देखरेख करने वाला व्यक्ति, या फिर ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड था, थोड़ी ज़्यादा उम्र का, उम्र रही होगी इसकी यही कोई 58-59 साल की। इनसे कहते हैं कि साहब फालतू की चीज़ें दिमाग से निकालिए, आप बैठिए, बहुत थके हुए हैं। उस समय उस सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि वो कुछ तो छिपाने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो ऐसा है जो वो अशोक जी को नहीं बताना चाह रहा है। खैर सब लोगों ने खाना पीना खाए हैं और अशोक जी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। 12 बजे के आसपास इन्हें ऐसा फील होता है कि इनके कमरे का दरवाज़ा खुला। ये अपनी आँख खोलते हैं और लिटरली इनको दरवाज़ा खुलता हुआ दिखाई दिया है। ये शॉक्ड, ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम कौन हो, क्यों आए हो यहाँ पे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। जो भी आया था अंदर उसका पूरा शक्ल, पूरा हुलिया दिखाई नहीं दे रहा है। इतना ज़रूर समझ में आया है कि कोई तो आया है, क्योंकि अशोक जी के इस कमरे में पूरी तरह से लाइट्स बंद थी और बाहर की रोशनी से अंदर रोशनी आ रही थी। तो पीछे तरफ, बाहर तरफ रोशनी जल रही है ना, दरवाजे के बाहर, दरवाजे में कोई खड़ा है तो चेहरा नहीं देख पाए, ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जो कोई भी आया उन्होंने अशोक जी के इस कमरे की खिड़की खोला। खिड़की बड़ी सी थी और खिड़की खोल के चला गया वापस। दरवाजा खुला छोड़ के ये आंखें फाड़ कर देखते ही रह गए। इतने में जंप मार के एक लड़की अंदर घुसती है। इस लड़की के पूरे ब्राउन बाल थे, बिल्कुल गोरी, गोल्डन फ्रेम का चश्मा लगाई हुई है, स्कर्ट पहनी हुई है छोटी सी, स्कर्ट के ऊपर हाफ शर्ट पहनी हुई है। इनके पास आती है। ये बोलना चाह रहे हैं कि कौन हो तुम। इसकी उम्र यही कोई 16-17 साल की रही होगी, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये पूरी तरह से निशब्द हो चुके हैं। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि ये बुरा सपना होगा, लेकिन जैसे ही वो लड़की इनके करीब आई और डायरेक्टली इनके सीने पे आकर बैठ गई तो उन्हें एहसास हुआ ये एक सपना नहीं है, ये कुछ और है। ये अपने आप को संभालते हुए अपना हाथ साइड में बढ़ाए हैं। जितना दूर इनका हाथ जा रहा था उतनी ही दूरी पर पानी का जग रखा हुआ था। जग को पूरी ताकत से पकड़े हैं और जैसे तैसे करके उठा के जग लड़की के सर पर मारे, लेकिन वो लड़की को कुछ भी नहीं हुआ। वो लड़की बैठी है तो बैठी है, इनका गला पूरी ताकत से दबाई जा रही है। वो लड़की के अंदर, इतनी दुबली पतली लड़की के अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई थी, इनको समझ में नहीं आ रहा था। और पहली बात तो ये लड़की आई कहां से, कौन था वो जो खिड़की खोलकर चला गया, उसके सामने मैं कुछ बोल नहीं पाया। और कौन है ये लड़की जो मेरे सीने पर बैठ के मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही है और मैं इसको भी कुछ नहीं बोल पा रहा हूं और ना ही इसको कुछ कर पा रहा हूं। अब इनकी सांसें रुकने लगी, इनकी सांसें रुकने लगी, रुक ही गई और ऐसा लगा कि ये अपने शरीर से बाहर निकल गए और अपने आप को देख पा रहे हैं। ये देख पा रहे हैं कि कैसे इनके शरीर के ऊपर वो लड़की बैठी हुई है और इनका गला दबा रही है, जैसे ना जाने कौन से जन्म की दुश्मनी होगी इस लड़की की उनसे। और ये अब समझ चुके हैं कि मैं अपने शरीर से बाहर निकल चुका हूं, लेकिन नहीं, ये सही वक्त नहीं आया है। मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं हूं, तो ये बुरी शक्ति, बुरी आत्मा, प्रेतनी, चुड़ैल आकर इस तरीके से मुझे खत्म नहीं कर सकती। और ये उसी अवस्था में, उसी सिचुएशन में, यानी अपने शरीर से बाहर वाली अवस्था में ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं। ये वहीं पर खड़े हैं और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ये जिस प्रकार से जैसी जैसी अपनी पंक्तियां खत्म कर रहे हैं, उसी प्रकार से उसी एक पंक्ति के अंत होते होते अलग अलग शैतान, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच उस खिड़की में आकर खड़े होते जा रहे हैं और इन्हें देखकर बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहे हैं, जैसे कि वो चाह रहे हो कि ये पंक्तियां, ये हनुमान चालीसा अशोक जी बिल्कुल भी ना पढ़े, लेकिन वो पढ़े जा रहे हैं और जैसे ही वो इस पंक्ति में आए
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कि इतने में एक जोर की रोशनी फटती है। उसी खिड़की में इनको रोशनी दिखाई दी, एक बिल्कुल वाइट रोशनी। और उसी वाइट रोशनी के फटने के साथ जितनी भी आत्माएं, भूत प्रेत, लगभग 8-10 खड़े हो गए थे वहां पर, सब गायब हो जाते हैं। या फिर कह लो, इस पंक्ति के साथ, इस फ्लैश की चमक के साथ उनके चिथड़े उड़ जाते हैं। और फिर खिड़की के अंदर से 2 बड़े बड़े हाथ अंदर प्रवेश करते हैं। ये दोनों हाथ ऐसा लग रहा था किसी बहुत बलशाली व्यक्ति के हैं। दोनों हाथ में ब्राउन ब्राउन बाल थे और ऐसा कड़ा पहने हुए थे दोनों हाथ में, सुनहरे रंग का मोटा मोटा कड़ा। वो दोनों हाथ सीधे अंदर आए और वो लड़की के, जो कि अशोक जी के शरीर, या फिर जो भी कहो, ये जिस अवस्था में थे उस शरीर में जो बैठी हुई थी, उसके बाल को ऐसा पकड़े हैं और उठा के ऐसा बाहर फेंके हैं कि ये देख ही नहीं पाए उस लड़की के साथ क्या हुआ, वो कहां चली गई। इतने में वो हाथ इनकी तरफ बढ़ा और इनको एक धक्का लगा है। और इनको जैसे एक धक्का लगा, मतलब जो ये खड़े हैं, ये कौन सी अवस्था में अभी खड़े हैं आप खुद समझिए। मतलब एक अपने आप को ये बिस्तर के ऊपर सोया हुआ देख रहे हैं और एक ये खड़े हुए हैं। तो जो ये खड़े हैं ना, इनको उन हाथों से धक्का लगता है और यहां पर इनको झटका आता है और एक लंबी सांस आती है। इस लंबी सांस के साथ ये रियलाइज किए कि क्या मेरी मृत्यु हो गई थी? क्या स्वयं बजरंगबली उन भूत प्रेतों से बचाने के लिए मुझे आए थे? ये तुरंत ही अपना सामान अमान उठाते हैं, जो भी इनका सामान था, जो भी अपना सूटकेस या बैग लेकर आए होंगे, उठाते हैं और बाहर कैंटीन में चले जाते सीधे। अब कैंटीन के पास में ही वो सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था, क्योंकि कैंटीन के थोड़ी आगे मेन गेट था, मेन दरवाजा था इनका, गेट ही कह लो डाक बंगले का। वो सिक्योरिटी गार्ड इनको देख लेता है और कहता है कि साहब क्या हो गया, बड़े घबराए हुए दिख रहे हैं। तो साहब जी अंदर जो कुछ भी हुआ सारा कुछ सिक्योरिटी गार्ड को बताते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड घबराते घबराते कहता है, एक तो घनी ठंडी में उसको पसीना आ रहा था। यहीं पर अशोक जी देखकर समझ गए थे कि सिक्योरिटी गार्ड को कुछ तो पता है। बार बार कहते हैं और फिर घबरा कर वो कहता है कि साहब जी, मतलब जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे थे, जिस चीज़ को हम अफवाह समझते थे, वो सच है। साहब जी कहते हैं कि कौन सी बात भाई, क्या सुनते आ रहे थे तुम? सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि साहब जी, आज से काफ़ी साल पहले की बात है। ये डाक बंगला एक अंग्रेज अफसर का घर हुआ करता था, उसका पैलेस था, जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था। यहाँ से जाने के बाद भी वो कभी कभी यहाँ पर विजिट करने के लिए आता था, रहता था और चला जाता था। उसकी एक बेटी भी अक्सर यहाँ पर उसके साथ आती थी। कुछ टाइम हुआ होगा आज़ादी को, वो फिर से अपनी बेटी के साथ एक दिन यहाँ पर आया। बोला कि रात भर रुकेंगे और फिर अगले दिन पास के ही गांव में उनको कुछ काम है, वहां पर निकल जाएंगे। रात में पता नहीं उनके कमरे में ऐसा क्या हुआ, वो अंग्रेज सो रहा था, उसकी बेटी ने खुद को ढाए कर लिया। ऑन द स्पॉट उस अंग्रेज अफसर की बेटी की मृत्यु हो गई। और उसकी बेटी का हुलिया बिल्कुल वही था जो आप बता रहे हैं। जैसा हुलिया आपने अभी अभी देखे अपने कमरे में, वैसे ही एक छोटी सी स्कर्ट पहनती थी, हाफ शर्ट, गोल्डन कलर का चश्मा लगाती थी और गोल्डन ही बाल थे। हम लोगों ने भी ये कहानी कहीं कहीं से सुने हैं, हमको पता नहीं था। फिर अगले दिन वो अपनी बेटी के मृत शरीर को लेकर यहाँ से चला गया, पता नहीं कहाँ गया, किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं किया। फिर जाने की 1 महीने बाद से वो इस डाक बंगले की तरफ जो भी इसके कर्मचारी थे उनको पैसे भेजने लगा कि इस डाक बंगले में पूजा पाठ कराओ। जिस कमरे में वो अंग्रेज अफसर और उसकी बेटी रुकती थी, उस कमरे की साफ सफाई कराओ। हर महीने ये किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसके पैसे आने बंद हो गए। हो सकता है वो अंग्रेज अफसर की मृत्यु हो गई होगी, लेकिन जब से उसके पैसे आने बंद हुए, डाक बंगले में पूजा पाठ भी बंद हो गई और ना ही उस कमरे की साफ सफाई होती। हाँ, कभी कभी मैं या कोई और जाकर थोड़ा चीज़ों को जमा देते, लेकिन जब भी चीज़ों को जमाते, उस कमरे को कुछ छेड़ रहे होते, तो हमको अंदर किसी की मौजूदगी फील होती। इनफैक्ट मेरे साथ के ही एक कर्मचारी ने अंदर बिल्कुल उसी तरह की दिखने वाली लड़की को देखा था। उसके बाद से पूरे गांव में अफवाह फैल गई थी कि डाक बंगले का ये कमरा भूतिया है। इनफैक्ट पूरा की पूरा डाक बंगला भूतिया है, लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं होता था।
आज जब आप बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि काफ़ी सालों से उस कमरे में आपके अलावा कोई रुका नहीं था। आप ही आए जो रुके और आपने ही एक्सपीरियंस किए। बस फिर क्या था, पूरी रात अशोक जी ने कैंटीन में बैठे बैठे बिताए हैं, ठंड में ठिठुरते हुए। अगला दिन निकला है, फिर वो भैया अपना उस ऑफिस गए, खुला ऑफिस में जमा किए, घर लौटे अपने 12 बजे की ही बस पकड़ के, दोपहर की 12 बजे की बस पकड़ के कटक पहुंच गए और कटक में अपनी माँ जी को पूरी बात बताए। तो उनकी माँ जी ने बोली, तू बड़ा किस्मत वाला है, समझ ले स्वयं बजरंगबली ने तुझे एक बड़ी खतरनाक प्रेत आत्मा से बचाए, वरना तेरी तो वहीं पर सांसें रुक चुकी थी। ऐसे सिचुएशन में कोई बच नहीं पाता है। तू चला गया था, लेकिन बजरंगबली ने तुझे वापस भेजे, क्योंकि शायद तेरा समय नहीं आ रहा होगा। उस दिन के बाद से इनकी श्रद्धा भक्ति बजरंगबली के ऊपर और बढ़ गई। इष्ट देव तो थे ही इनके बजरंगबली, लेकिन तब से और भी ज्यादा मान्यता बढ़ गई। हालांकि आज उनकी मृत्यु हो चुकी है और इस पूरी घटना की जानकारी मुझे उनकी बेटी वंदना ने दी है। मैंने सोचा कि इस कहानी को सभी के सामने लाया जाए, जिससे सभी को सीख मिले। कभी भी अपने इष्ट देव या फिर ईश्वरीय शक्ति के ऊपर से विश्वास खत्म नहीं करना चाहिए। दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, अगर आपकी किस्मत में वो चीज़ नहीं लिखी है ना, तो भगवान, ऊपर वाला, ईश्वर, खुदा, गॉड आपके साथ खड़ा हुआ है। बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप ऐसे बाहर निकल जाएंगे। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।